आज हम लोग कृतिका का चैप्टर 2 पढ़ेंगे। मेरे संग की औरतें। इसमें टोटल 5 चैप्टर है, जिसमें से पहला और लास्ट वाला हटा दिया गया है। तो हम लोग को सेकंड, थर्ड और फोर्थ पढ़ना है। तो आज हम लोग सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे। सेकंड चैप्टर मेरे संग की औरतें। इसकी जो लेखिका है वो मृदुला गर्ग है। मेरे संग की औरतें एक संस्मरण है। संस्मरण हम किसे कहते हैं? जब हम किसी व्यक्ति के जीवन की घटनाओं का वर्णन करते हैं, उसे हम संस्मरण कहते हैं। तो इस लेसन में लेखिका अपने नाना नानी, माँ, पिताजी, दादी, परदादी और अपने जीवन की घटनाओं को बताई हैं। तो ये जो लेसन है एक संस्मरण है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अच्छे से आप लोग इसको समझिएगा। इससे बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चन बनेंगे। तो यहाँ पे लिखी है कि मेरी एक नानी थी। जाहिर है लेखिका कहती हैं कि मेरी एक नानी थी। लेखिका की एक नानी थी जिसे उन्होंने देखा नहीं था। लेखिका की जो नानी थी, उनकी मृत्यु लेखिका की माँ की शादी से पहले हो गया था। जो लेखिका की माँ है, उनकी शादी नहीं हुई थी, तभी इनकी नानी जो है मृत्यु को प्राप्त हो चुकी थी। तो इसलिए जो लेखिका है अपने नानी को कभी नहीं देखी और न ही उनसे कहानियां सुन पाई। लेकिन नानी की कहानी इन्होंने बहुत सुना, जिसका वर्णन इस लेसन में वो कर रही हैं। नानी के विषय में इन्होंने सुना था कि नानी जो थी पारंपरिक थी, अनपढ़ थी, पर्दा नशी थी, यानी कि पर्दे के अंदर रहती थी और सादा जीवन व्यतीत करती थी और देश के प्रति उनके अंदर प्रेम भी था। और इनके जो नाना थे वो विदेशी ढंग से जीते थे, विलायती ढंग से जीते थे। जैसे ही इनकी नानी की शादी हुई थी, वैसे ही इनके नाना बैरिस्ट्री पढ़ने के लिए विदेश चले गए थे और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से डिग्री हासिल करके वो जब लौटे थे तो विलायती ही ढंग से उस रीति रिवाज से रहते थे। विलायती ही ढंग से रहते थे, जैसे विदेश के लोग रहते थे उसी तरह उनका रहन सहन सब था। और बिल्कुल देखने मतलब ऐसे तो वो हिंदुस्तानी थे, लेकिन उनको देखने से कोई नहीं कहेगा कि वो हिंदुस्तानी है। बिल्कुल अंग्रेजों की तरह ही वो ठाट बाट से रहते थे, टाई लगा के रहते थे और उन्हीं के डिपार्टमेंट में ये नौकरी भी करते थे। तो और जो लेखिका थी वो बिल्कुल सीधे तरीके से रहती थी, पारंपरिक तरीके से, जैसे हिंदुस्तान में लोग रहते थे वैसे। उन पे नहीं फर्क पड़ता कि मेरे पति जो हैं इतने स्टाइल में रहते हैं तो हमें भी रहना चाहिए। जो लेखिका की नानी है वो अपने ही तौर तरीके से रहती थी और अपने जो उनके नाना है उनसे कभी अपनी इच्छाओं को जाहिर भी नहीं करती थी कि मेरे को ऐसे रहना है, ऐसे नहीं रहना है। बस वो अपने ढंग से रहते थे और ये अपने ढंग से रहती थी। ज्यादा बोलती नहीं थी, ये अपने पति से भी ज्यादा नहीं बात करती थी। लेकिन कुछ समय बाद जब उनकी बेटी थी, जो लेखिका की माँ, उनकी बेटी थी, वो 15 साल की थी, तभी उनकी नानी एक गंभीर बीमारी से ग्रसित हो गई और एकदम अपनी बेटी के लिए चिंतित हो गई और वो कुछ बोलने लगी। अपने पति से बोली कि मुझे आपके जो दोस्त हैं, उनके जो पति के दोस्त थे वो स्वतंत्रता सेनानी थे, उनका नाम था प्यारेलाल शर्मा। तो बोल उठी कि मुझे उनसे मिलना है, बुलवा दीजिए। तो सब लोग दंग रह गए कि जो कभी किसी से बात नहीं करता था, एकदम पर्दे में ही रहती थी, एकदम सीधे तरीके से रहती थी, कभी अपने मन की इच्छाओं को भी जाहिर नहीं करती थी, वो कैसे किसी दूसरे व्यक्ति से बात करना चाहती हैं, क्यों मिलना चाहती हैं, सबके मन में एक ख्याल आने लगा। लेकिन उनके जो नाना थे वो नहीं सोचे कि क्योंकि वक्त बहुत कम था, वो बीमार थी, किसी बीमारी के कारण वो मतलब मरने की स्थिति में थी। इसीलिए कोई उनके नाना जो थे सवाल नहीं किए और तुरंत अपने जो दोस्त थे उनको बुला लाए, प्यारेलाल शर्मा को।
तो उनकी जो जो पत्नी थी, वो उनसे वचन माँगी इनके दोस्त से कि मेरी बेटी की शादी जो जब होगी, वो इस तरह जैसे मेरे पति हैं ठाट-बाट से रहते हैं और अंग्रेज़ों का जो ड्यूटी करते हैं, वैसे उनको बिल्कुल उसकी नानी को पसंद नहीं था। तो वो कहती थी कि आप मेरे बेटी के लिए वर चुनेंगे और वर ऐसा होना चाहिए जो आप ही की तरह स्वतंत्रता सेनानी हो। तो यह सुनकर सब लोग मतलब दंग रह गए कि ये इतने पर्दे कर रहती हैं, पारंपरिक तरीके से रहती हैं, घरेलू ढंग से रहती हैं, फिर भी ये मतलब इनके अंदर देश के प्रति जो है प्रेम है और ये अपनी बेटी के लिए स्वतंत्रता सेनानी को चुनना चाहती हैं। तो इनके जो दोस्त थे प्यारेलाल, इन्होंने वादा किया कि हाँ, मैं आपकी बेटी के लिए स्वतंत्रता सेनानी ही ढूँढूँगा। इस तरह इनकी जो माँ थी, मतलब इनकी जो नानी थी लेखिका की, अभी बेटी की शादी नहीं हुई थी, तभी वो मृत्यु को प्राप्त हो गईं और इनके जो दोस्त थे प्यारेलाल, इनके नाना के जो दोस्त थे प्यारेलाल, इनकी बेटी की शादी एक स्वतंत्रता सेनानी से कराए। स्वतंत्रता सेनानी ऐसे थे कि उनके घर में ये जो लेखिका के नाना थे वो बहुत ही धनी-मनी थे और जाने-माने थे, रईस थे और साहब खानदान से थे। लेकिन इनकी जो बेटी की शादी हुई, वो जो स्वतंत्रता सेनानी मिले थे, वो उतने मतलब धनी-मनी नहीं थे, पुश्तैनी उनके पास कुछ भी नहीं था और लेकिन वो देश को आज़ाद कराने के लिए जेल में चले गए थे, जिसके कारण उनको आईसीएस की परीक्षा में बैठने भी नहीं दिया गया था। तो उन्हीं से जो लेखिका की माँ है, उनकी शादी हुई थी। वो एक स्वतंत्रता सेनानी थे और जब वहाँ पे शादी हो गई, तो वहाँ जो लेखिका की माँ है, वो अपने माँ के विचारों से और गांधी जी के विचारों से, सिद्धांतों से जुड़ी हुई थी। तो वहाँ खादी साड़ी इनको पहनना पड़ता था ससुराल में, जो कि इन्हें पहनने में बहुत प्रॉब्लम होती थी। तो फिर भी ये रात-रात भर कोशिश करती थी, क्योंकि इतने सारे लोग हैं तो उनके सामने हमको पहनने नहीं आएगा तो हमको मतलब खराब फ़ील होगा, तो एकदम उसी के मतलब रहती थी कि हम दिन में अच्छे से पहन लें। और वो खादी की साड़ी होती थी तो बहुत ही मोटी होती थी, सँभालने में भी इनकी माँ को बहुत परेशानी होती थी, लेकिन फिर भी वो करती थी। इनकी माँ जो थी, अपने ससुराल में कोई मतलब काम इनसे नहीं खोजता था। कोई काम ये नहीं करती थी। इनकी जो दादी थी वो भी कहती थी कि मेरी जो बहू है वो मतलब आराम करने के ही लायक है। वो काम क्यों करेगी? क्योंकि हमारे यहाँ और लोग हैं जो काम कर लेंगे। यहाँ पे एक लिखा हुआ है, हम हाथी पे हल हल नहीं जुतवाते, हम पे बैल हैं। वो कहती है ना कि मतलब ये बड़े खानदान की लड़की है, इससे हम लोग काम नहीं करवाएँगे। इसका जो मन है बस वो करे। और जितने भी काम थे दादी करती थीं, इनके घर में परदादी भी थीं, बड़ी मम्मी भी थीं, तो इनके पिताजी भी काम कर लेते थे, बच्चों का ख़्याल रखते थे। लेकिन इनकी माँ जो थीं, वो बिल्कुल नहीं करती थीं। वो केवल बेड पे रहती थीं और बस साड़ी-वाड़ी मतलब जो खादी की थी उसको वो कोशिश करती थी, रात भर पहनती थी कि दिन में हमको कोई इस तरह दिक्कत ना हो। तो और बेड पे रहती थी, वहीं पे किताबें पढ़ती थी, गाना सुनती थी। बस यही सब उनका काम था। और घर घर की जो ज़िम्मेदारी होती है, खाना बनाना, बच्चों को प्यार करना, उनका ध्यान रखना, तो दुनियादारी से वो बेफ़िक्र थीं। और उनसे कोई कहता भी नहीं था कि आप उनसे कोई कहता भी नहीं था कि काम भी नहीं कोई खोजता था। बस इतना रहता था कि उनसे राय माँगी जाती थी, उनका घर में इज़्ज़त होता था, क्योंकि वो बड़े घर की थीं, साहब की लड़की थीं। तो जिस तरह गांधी जी थे, नेहरू जी थे, वो स्वतंत्रता सेनानी तो थे, लेकिन वो अंग्रेज़ों की तारीफ़ भी करते थे। तो उसी तरह लेखिका की जो माँ की जो शादी हुई थी, जिस घर में क्रांतिकारी से, तो उनके घर के लोग भी
क्रांतिकारी तो थे, देश को आज़ाद कराने में लगे हुए थे, लेकिन वो अंग्रेज़ों जो थे उनकी तारीफ़ भी करते थे। तो लेखिका के जो नाना थे, वो भी एक साहब थे, तो इसलिए लेखिका की माँ से कोई काम नहीं खोजता था कि तुम काम करो, लेकिन हर कोई भी राय लेना होता था तो उनसे ज़रूर ली जाती थी। तो लेखिका की जो माँ थी वो बहुत ही खूबसूरत थी, नज़ाकत थी और गैर दुनियादारी मतलब उनके दुनियादारी से मतलब नहीं था। एक सुंदर महिला थी। उनकी ख़ासियत क्या थी कि वो ईमानदार थीं और निष्पक्ष थीं। मतलब किसी भी पक्ष में किसी का पक्ष कोई भी निर्णय उनसे माँगा जाता था तो निष्पक्ष देती थीं, ये नहीं किसी का पक्ष नहीं करती थीं, ये गुण उनमें था। और जब भी कोई उनसे काम तो कोई नहीं खोजता था, लेकिन जब भी कोई राय लेना होता था तो उनसे ज़रूर पूछा जाता था और अच्छी राय वो देती थीं अपने परिवार के लोगों को। फिर नेक्स्ट है, मैंने अपनी दादी को कई बार कहते सुना था, हम हाथी पे हल ना जुतवाया करते, हम पे बैल है। मतलब हमारे घर में काम करने वाले बहुत लोग हैं, हम अपनी बहू से काम नहीं करवाएंगे। बचपन में ही मुझे इस लेखिका कह रही हैं कि बचपन में ही इस जुमले का भावार्थ मुझे समझ में आ गया था कि वो माँ से काम नहीं करवाना चाहती। घर के मतलब जो इनकी बड़ी मम्मी थी, दादी थी, यहाँ तक कि पिताजी भी थे, वो भी बच्चों की देखभाल करते, लेकिन इनकी माँ बिल्कुल नहीं करती। लेकिन कोई उसको मतलब बुरा भी नहीं मानता, कोई उनको कह नहीं सकता था कि आप ये नहीं कर रही हैं काम। हर ठोस काम न करने का यह मतलब नहीं था कि माँ को आज़ादी का जुनून कम था। वो काम नहीं करती थी, लेकिन फिर भी वो आज़ादी के लिए तत्पर रहती थी कि देश हमारा आज़ाद हो और उसके लिए वो खुद अपने तरीके से काम करती थी, किसी से पूछती नहीं थी कि मतलब कोई हमको बता दिया कि ये तरीके से काम करो, नहीं तो वो अपने ही मर्ज़ी से वो काम करती थी। हमने अपनी माँ को कभी भारतीय माँ जैसा नहीं पाया। लेखिका कहती हैं कि हमने अपनी माँ को कभी भारतीय माँ की तरह नहीं पाया, क्योंकि भारतीय माँ जो होती हैं अपने बच्चों को कष्ट सहकर भी उन्हें लाड़ प्यार करती हैं तथा उन्हें खाने-पीने का इंतज़ाम करती हैं। लेकिन लेखिका की माँ ऐसी नहीं थी। वो अपना बेड पे रहती थी, वहीं पे खाना-पीना सब उनको खुद आ जाता था और किताबें पढ़ती थीं और जब राय माँगा जाता था वो सब देती थी। और कभी वो सिखाई भी नहीं, जैसे अपने बच्चों को लोग अच्छे गुण सिखाते हैं, लड़कियाँ हैं तो अच्छे गुण सिखाएँगे कि नहीं आप ससुराल में जाओगी तो अच्छी पत्नी, अच्छी बहू के तरीके से आपको रहना चाहिए, तो इस तरह कोई भी बात वो नहीं सिखाती थीं। जो भी सिखाना होता था उनकी बड़ी मम्मी हैं, दादी हैं, वो लोग सिखाती थीं। कुछ अपनी बीमारी के चलते भी वे घर-बार नहीं सँभाल पाती थीं। लेखिका की जो माँ थीं, बीमार रहती थीं, तो इस कारण वो मतलब घर गृहस्थी को सँभाल नहीं पाती थीं, लेकिन इससे बड़ा कारण था कि वो उसके प्रति उनमें रुचि भी नहीं थी। वो घर का काम करना भी नहीं चाहती थीं। बाकी वक़्त जो था, वो साहित्य चर्चा या संगीत सुनने में इनकी माँ लगा देती थीं और बेड पे लेटे ही लेटे ये सब काम वो करती थीं। जब मैंने पहले कहा था हमारे परंपरागत दादा-दादी या उनकी ससुराल के अन्य सदस्य उन्हें न नाम धरते थे और न ही जो इनके दादा-दादी थे, परिवार के अन्य सदस्य थे, वो इनसे न तो कभी इनका नाम पकड़ के बुलाते थे और न ही इनसे काम खोजते थे। मतलब इनका बहुत सम्मान होता था। इनका सम्मान इतना क्यों होता था? जब ये घर का काम भी नहीं करती थीं, ना अच्छी बहू की तरह मतलब देखभाल नहीं करती थीं, फिर भी इनका घर में सम्मान होता था, लोग राय माँगते थे। क्यों? ऐसा इसके तो एक कारण था कि इनके जो पिता थे वो साहबी खानदान के ये साहब थे और दूसरा कारण इसके अलावा 2 कारण और था जिससे के कारण इनसे लोग काम नहीं खोजते थे। ये सदैव मतलब सत्य बोलती थीं। लेखिका की जो माँ थी, कभी झूठ नहीं बोलती थी, हमेशा सच बोलती थी और दूसरा उनका क्या गुण था कि वो किसी की गोपनीय कोई सलाह लेने आता तो वो उसकी जो गोपनीय बात होती, तो उसको गोपनीय ही रखतीं, किसी के सामने ज़ाहिर नहीं करतीं। तो झूठ नहीं बोलती थीं, इसलिए घर वालों का इन्हें प्यार मिलता था और बात को गोपनीय बनाए रखती थीं, इसलिए बाहर वाले भी इनका आदर करते थे। दूसरा दोस्त माँ की भूमिका हमारे पिताजी और जो लेखिका की पिताजी थे,
वो अपने बच्चों का बखूबी ख्याल रखते थे क्योंकि उनकी माँ नहीं रखती थी लेकिन पिताजी रखते थे बच्चों का ख्याल। बचपन में ही हमारे घर में किसी की चिट्ठी वगैरह आती थी तो कोई ये नहीं पूछेगा कि उसमें क्या लिखा हुआ है। सबको अपना थोड़ा छूट था कि अपने हिसाब से वो जी सकते हैं, अपना करियर बना सकते हैं। ये लोग 6 भाई-बहन थे, जो लेखिका हैं मृदुला गर्ग, ये 6 भाई-बहन थे। इनकी 5 बहन थी पहले और उसके बाद एक छोटा भाई था। इसके साथ सास-ससुर भी थे। तो फिर भी लेकिन हर मतलब संयुक्त परिवार था लेकिन फिर भी हर एक व्यक्ति को अपने हिसाब से जीने का, रहने का, खाने का सबका छूट था। वो अपने हिसाब से यदि कुछ नौकरी करना चाहते हैं, अपना करियर बनाना चाहते हैं तो वो बना भी सकते हैं। इस सब का छूट था। तो इस तरह आप लोग अभी तक देखें मतलब अभी तक लेखिका के जो नानी है और नाना है और उनके माँ के विषय में और उनके परिवार के विषय में आप लोग यहाँ तक जाने। इसके बाद अभी एक लेखिका की परदादी भी थी। उनकी परदादी भी थी जो जिनके पास यदि 2 कपड़े रहते थे, यदि 3 कपड़े हो गए तो एक वो दान में दे देती थी। मतलब हमेशा 2 ही कपड़े रखती थीं। इनकी जो परदादी थीं, तो इनकी परदादी जो थी मंदिर में जाके अपनी जो इनकी माँ थी बहू के लिए पोती भगवान से मांगती थी कि मेरी बहू को बच्चे के रूप में बेटी हो, इसके लिए वो भगवान से मंदिर में प्रार्थना करती थीं। और इस बात को वो लोगों को भी बताई कि मैं मंदिर में गई थी तो मैं अपने बहू के लिए बच्चे के रूप में लड़की मांगी हूँ। फिर इस तरह ऐसा क्यों वो लड़की क्यों मांगी? सब लोग तो लड़का मांगते हैं तो फिर तो उन लोग का ऐसा नहीं था कि उनके खानदान में पहले लड़कियां नहीं थीं। इनकी जो पापा थे उनकी भी बहनें थे, इनकी जो दादा थे उनकी भी बहनें अभी भी थीं, लेकिन फिर भी वो अपनी बहू के लिए बेटी ही चाहिए थी उनको। क्योंकि उनका मानना था कि जो बेटी होती हैं वो अच्छे से हमारे को समझती हैं और हमारे जो अच्छे से कहना भी मानती हैं। इसको हम आगे पढ़ेंगे। तो इस तरह वो जो परदादी थी मंदिर में भगवान से बेटी मांगी अपनी बहू के लिए। तो इस तरह जो भगवान थे वो खुश होके 5-5 फिर पोती हो गई। इनके घर में 5-5 पोती हो गई। लड़की तो माँ जी ने जो माँ जी थी परदादी इनकी थी वो इस तरह भगवान से प्रार्थना की कि 5-5 पोतियां एक के बाद एक धरती पे आ गए। तो जो पड़ोस वाले थे वो भले ही मतलब घबरा रहे थे लेकिन इनके घर वाले लोग नहीं। और इसी तरह जो परदादी थी उनकी उनसे जो चोर आ गया था एक दिन उनके घर में और वो भी दादी कुछ इस तरह की कि जो चोर था वो भी घबरा गया। तो हुआ यूं कि शादी थी उनके घर में। जो लेखिका हैं तो उनके घर में शादी थी। जैसे भगवान घबरा कर उन्हें 5-5 पोतियां दे दी उसी तरह चोर एक दिन घुस गया था। उनके घर में शादी थी और सब लोग जो थे शादी में मतलब नाच गा रहे थे। रात में जब शादी होती तो लोग 2 दिन 4 दिन पहले नाचते हैं, तो उसी तरह उनके घर में भी औरतें सब नाच रही थी। इनकी परदादी जो थी एक तरफ थी और इनको पानी चाहिए था और जो चोर था उधर ही से घुस रहा था तो उनको लगा कि कोई है, घर का ही कोई है। तो वो उनसे कहती हैं कि मुझे पानी दे दो। तो चोर घबरा जाता है, वो सोच रहा है कि मेरे को देख रही हैं क्या? तो इसी विषय में कहानी है, तो इसको हम नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। यहाँ तक आप लोग समझ लीजिए कि मतलब वो भगवान से प्रार्थना करती हैं तो भगवान उन्हें लगातार 5-5 पुत्री दे देते हैं
उसके आगे उनके घर में एक चोर आ जाता है, तो दादी इस तरह करती हैं कि चोर भी घबरा जाता है और जो है वो चोरी करना छोड़ देता है। तो इसको हम नेक्स्ट डे पढ़ेंगे कि इसके आगे क्या कहानी है, क्योंकि कहानी बहुत लंबी है, तो इसको नेक्स्ट डे लग जाएगा पढ़ने में। तो नेक्स्ट डे